अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शफकत हुसैन और आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी। नाज़रीन, आज के इस हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम का आगाज़ हम कुछ यूँ करेंगे कि सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त व बाबरकत के हम बेहद शुक्रगुज़ार हैं कि उसने हमारे मुल्क पाकिस्तान में हमें हर तरह के मौसम जो है उनका लुत्फ़ उठाने का मौका दिया। अगर हम दीगर ममालिक देखें तो बहुत से मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर अगर हम देखें कि ठंड है तो सारा साल मौसम ठंडा ही रहता है। जब कभी उन्हें सूरज या गर्मी का मौसम नसीब हो तो वो ईद जितनी खुशी करते हैं। इसी तरह से बहुत सारी जगहों पर गर्मी है तो गर्मी ही रहती है 12 के 12 माह। तो हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने हमें पूरे साल के अंदर 12 महीनों में हर किस्म के मौसम जो है वो नसीब किए ताकि हम उनमें उस मौसम के मुताबिक मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाओं, मुख्तलिफ़ किस्म के लिबास, रहन सहन के तौर तरीक़ों को एंजॉय कर सकें। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम गर्मियों के मौसम से सर्दियों के मौसम में एंटर होने जा रहे हैं, तो जहाँ पर हर मौसम अपने साथ अपने मौसम के अपने माहौल के मुताबिक बहुत किस्म की ग़िज़ाएँ सौगात लेकर आता है, वहाँ पर साथ ही साथ कुछ बहुत किस्म की छोटी मोटी बीमारियाँ भी लेकर आता है, जिस वजह से लोग सफ़र करते हैं तो वो ना सिर्फ उस बीमारी में मुब्तला होकर अपने रहन सहन के अंदाज़, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में डिस्टर्ब हो जाते हैं, बल्कि उनकी पूरी जो एंजॉयमेंट उस मौसम की होती है वो भी डिस्टर्ब होकर रह जाती है। नाज़रीन, आज के इस हेल्थ स्पेशल में जो हमारा मौजू है, हम आज इसके ऊपर बात करेंगे, वो है कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंज़ा, जिसे हम आम ज़ुबान में फ्लू भी कहते हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमने आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर रासिब इंतज़ार, इनके बेहद मशकूर हैं कि इन्होंने आज अपने कीमती वक्त में से एक दफ़ा फिर कुछ टाइम निकाला ताकि नाज़रीन की आगाही के लिए, उनकी गाइडलाइंस के लिए कुछ फ्लू के ऊपर गुफ्तगू करें, ताकि जैसे ही सर्दियों के मौसम में हम एंटर हों तो हमें फ्लू से एहतियाती तदाबीर के बारे में कुछ पता हो। तो लिहाजा गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर रासिब को मुखातिब करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? सर मैं शुक्रिया, एक दफ़ा फिर आपने हमारे इस हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम में जो है वो हमें टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया सर। प्लेजर इज़ ऑल माइन। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, थोड़ा रोशनी डालें कि ये कॉमन कोल्ड, ये इन्फ्लुएंज़ा, ये फ्लू क्या है सर? अच्छा, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात यह है कि आपने सच अ वंडरफुल टॉपिक चूज किया है, स्पेशली इस मौसम को देखते हुए जो भी आने वाला है, और ये इसका बेस्ट टाइम है जब ये स्प्रेड हो रहा है। कॉमन कोल्ड या फ्लू वगैरह, जिसको आम ज़ुबान में नज़ला ज़ुकाम वगैरह हम लोग कहते हैं, बेसिकली है क्या, ये जो इलनेस है ना, ये हमारे नाक और गले को अफेक्ट करती है। राइट सर। ठीक है, कोई भी जरासीम है इससे मुतल्लिक जो भी है वो क्या करेगा, है तो बेशुमार जरासीम है, लेकिन एक आधा है जो बड़ा कॉमन है, जो हमारे नाक और गले को मुतासर करता है, जो यहाँ पे जाके मुख्तलिफ किस्म की अलामात को जाहिर करता है। आम जुबान में आपने देखा होगा कि लोग जो हैं नॉर्मली उनका नोज बहरा होता है, ठीक है, पानी नाक से बह जाना, फिर नाक में इरिटेशन होना, उसके बाद जी गला खराब हो गया, जैसे आम जुबान में लोग आके कह रहे होते हैं कि जी डॉक्टर साहब गला खराब हो गया, गले में इरिटेशन, स्क्रैची फीलिंग आ जाना, ये सारी इसकी अलामात हैं। और नॉर्मली जो एक अडल्ट है ना, जो एक हेल्दी पर्सन है, वो एक साल के अंदर 1 से 2 मरतबा इससे मुतासर होता है। एक तो ये कि जब हमारे विंटर की आमद होती है, उस टाइम पे ये कॉमन कोल्ड वगैरह बड़ा कॉमन होता है। हर दूसरा बंदा आप देख रहे होंगे गली में, मोहल्ले में या चौराहे के ऊपर नाक को टिश्यू हाथ में पकड़ा होगा, रुमाल पकड़ा होगा, नाक को साफ कर रहा है, ठीक है, या बड़ा थका थका नजर आ रहा होगा। उसकी वजह क्या है कि उसने भी अपने माहौल के अंदर से ये जरासीम कैच किया, ये वायरस कैच किया। बेसिकली ये होता किस वजह से, ये वायरल है, वायरल इन्फेक्शन है एक, वायरस की वजह से। ये ऐसा वायरस है जो हमारे नाक और गले को मुतासर करता है, ठीक है। फिर ये एक इंसान से दूसरे इंसान में बड़ी आसानी के साथ चला जाता है, मुंतकिल हो जाता है। और इसकी मुंतकिली का अमल भी
ऐसा ही है जैसे ये, इसको ना ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं। ओके। कैसे कि एक तो जब आप खांसी करोगे, छींक लोगे या एयर के अंदर सांस वगैरह लोगे, जो भी आपके मुंह से नाक से ड्रॉप गिरेंगे वो एक बंदे से दूसरे बंदे के अंदर मुंतकिल हो जाते हैं। ये है जी इसकी लुब्बे-लबाब और कहानी, जिसकी वजह से ये जो वायरस है आजकल तो स्पेशली ये बहुत ज्यादा कॉमन हुआ है। उसकी रीजन ये है कि एक तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है। ओके। ठीक है। दूसरा ये कि हमारे पास प्रॉपर इंतजाम नहीं है, हम लोग केयर नहीं करते, ना अपनी करते हैं ना दूसरों की करते हैं। क्या है कि जब फाल का सीजन, हमें उस हिसाब से अपनी ग़िज़ा को भी डिजाइन करना चाहिए। ठीक है, क्या खाना है, क्या पीना है, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए। ठीक है, जितना कोल्ड ज्यादा होती जाती है उससे आपकी उतनी इम्यूनिटी जो है अफेक्ट होगी। ठीक है, आपकी इम्यूनिटी कम पड़ती जाती है, जिसकी वजह से हम इस तरह के वायरस कैच करते हैं। नॉर्मली ये जितने भी वायरस हैं करते क्या, इनका अटैक ही हमारी इम्यूनिटी के ऊपर होता है। इम्यूनिटी के ऊपर, जब ये इम्यूनिटी के ऊपर अटैक करते हैं तो डेफिनेटली हमें तो कुछ और बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है इसकी वजह से आते जाते। ये बेसिकली मैं जो समझाऊं कि ये जो मुदाफ़ती हमारी कुव्वत है, कुव्वत मुदाफ़त, ये उसको वीक करते हैं, जिस वजह से ये खुद तो जो कर रहा है, बल्कि दूसरी जो डिजीज है छोटी मोटी उनको भी, जिसमें लाइक फीवर, और उनको भी, उनके लिए भी ये मुआवन जो है वो। देखिए, जो बुखार है वो बीमारी तो नहीं, वो तो अलामत है, वो तो फ्लू के अंदर भी आ रहा होता है। अब अगर हम कॉमन कोल्ड या इन्फ्लुएंजा को देखें, इनकी अलामत ऑलमोस्ट मिलती जुलती हैं, इनमें कोई खास डिफरेंस तो है नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से, और ना इनके लिए कोई स्पेशल टेस्ट वगैरह डिजाइन किए गए, हम लोग क्लिनिकली ही इसको डायग्नोज करते हैं। एक पेशेंट आया, उसका पता चल गया है कि मतलब कि वो ये फलां सेट ऑफ सिम्टम्स के साथ आया है, तो उससे आइडिया हो जाता है कि ये बंदे को क्या मसला है, क्या नहीं है, और इसको किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। नॉर्मली वायरस के अंदर करना क्या होता है कि आपने उसकी अलामात को ट्रीटमेंट करना होता है। जो अलामात आ रही हैं उसको, एंटीवायरल तो हम इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं करते इसके अंदर। ठीक है ना, जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया कि इसमें होता तो वही है कि इसने इम्यूनिटी के ऊपर अटैक करना है, हमने फिर इसके एंटीबायोटिक इस लिहाज से चलानी होती है कि इसको प्रोफाइलेक्टिकली तरीके से देनी पड़ती है, ताकि इम्यूनिटी कम होने की वजह से ये कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना कैच कर ले अपने एनवायरनमेंट से। राइट। तो डॉक्टर साहब, ये जस्ट लाइक एक जैसे आम एक जुकाम किसी को हो जाना, ये उसी की एक टाइप है ना। तो आम जुकाम जो एक बंदा उसको सफर करता है, जो आम जुकाम, ये उससे ज्यादा डेंजरस है? नहीं यार, एक आम जुकाम तक रहे तो बात ठीक है। ठीक है, उसके लिए तो आपको अपने किसी मुआलिज को भी ना दिखाएं तो कोई मसला नहीं है। ओके। लेकिन जब बात आम जुकाम से आगे जाती है ना, फिर मसला खड़ा होता है कि अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि हमने कब अपने डॉक्टर के पास जाना है, अपने मुआलिज के पास जाके उसको बताएं कि हमें कब जरूरत पेश आनी चाहिए। बेसिकली ये हमारे सब नाज़रीन के लिए, कैसे एक बंदा कॉमन कोल्ड के अंदर होता क्या, आपके गले के अंदर खराश आ रही होगी, आपके नाक से मुसलसल पानी बह रहा होगा, स्टफी नोज, रनिंग नोज आ रहा होता है। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है कि आपको बुखार होगा, आपके पट्ठों में, जिस्म में हल्का हल्का दर्द, और अगर तो बिल्कुल नॉर्मल है उसमें 100 तक 99 टेम्परेचर है। अगर आपको मुसलसल 2-4 दिन से 101 102 टेम्परेचर रह रहा है, तो फिर आपको, या फिर ऐसा होता है कि आपको जुकाम हुआ है और एक आधे दिन के बाद जो है क्या होता है कि आपको रिपीटिवली जो है ना टेम्परेचर आना शुरू हो गया 103 102, फिर आपको चाहिए कि आप अपने मुआलिज के पास जाएं, जाके अपने तबीब से वो सारा जो भी आपको अलामत आ रही है वो डिस्कस करें कि आगे फर्दर मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं कि ये आमतौर पर कौन सा ऐसा जो विंटर का जो सीजन होता है उसमें कौन सा ऐसा मौसम होता है जहाँ पर ज्यादा खदशा होता है कि फ्लू अटैक करे? ये देखें, जैसे अब प्री फॉल है जी, ये मौसम आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि एक तो हम लोग मतलब कि पहले हम समर के अंदर थे जी, हमने उस मौसम को अडॉप्ट किया हुआ था। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को इस तरह का डिजाइन किया हुआ है कि हम जिस इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को ढालना चाहे हम रह सकते हैं। ठीक है, उसके सिनेरियो देखो। हाँ जी, उसके अब हम मुसलसल पाकिस्तान के अंदर जो हमारा समर रहता है तकरीबन 8 से 9 माह तक चलता है। अब बॉडी ने
अपने आप को समर के लिहाज से प्रिपेयर किया हुआ है। ओके। फिर जब मिड ऑफ सितंबर 15 सितंबर से वेदर चेंज होता है एकदम से, ठीक है, बारिशों वगैरह आती हैं, एकदम से टेम्परेचर डिक्रीज पड़ जाता है। अब बॉडी को टाइम लगता है कि अपने आप को प्रिपेयर करे फॉल के लिए। ओके, ठीक है, जब वो प्रॉपर तरीके से, सारी बात है, उसको प्रिपेयर करने में टाइम लगता है, उस दौरान जो ये वायरस जो है स्प्रेड कर जाता है। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि बड़ा अभी भी आ रहा है आई फ्लू, जी जी, जो बड़ा फैला, ये भी तो वायरल इन्फेक्शन था ना अडीनो वायरस की वजह से। ये रीनो वायरस है जो नाक कान और आई वाला अडीनो वायरस था जो बड़ी स्पीड से फैला हुआ था, वो भी नॉर्मली मानसून की बारिश के अंदर बड़ा फैलता है। उससे भी आंखों में क्या होता है कि रनिंग आना, पानी बहना शुरू हो जाता है, आंखें आपकी रेड हो जाती है, इचिंग आनी शुरू हो जाती है। अब देखें, जो ये वाला वायरस है वो आंखों वाला था, ये नाक कान गले वाला है। अब इसने इधर जाके अपना काम दिखाना शुरू कर देना है। ये जाके आंखों के अंदर इरिटेशन, नाक के अंदर इरिटेशन करेगा, नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है, मुसलसल आपका छींकें आनी शुरू हो जाएंगी, इरिटेटिंग सिचुएशन हो जाती है ना पूरी। और फिर आप दूसरे बंदे को बचाएंगे भी कैसे, जब आप एक खुली फजा के अंदर छींकें ले रहे हैं या घर के अंदर 5-7 अफराद रह रहे हैं। अब एक बंदे को है तो वो भी मुतासर होंगे, वो जब बंदे मोहल्ले के अंदर निकलेंगे उससे आगे मुतासर होंगे। सारी बात है, हम लोग इतने अवेयर तो है नहीं कि हमने अपनी केयर कैसे करनी है और दूसरे की केयर करनी है, क्योंकि ना तो हमारा इधर आज बेसिकली हमारा बैठने का मकसद ये है कि अगर एक बंदे को फ्लू हो गया, खुद भी बचे, दूसरे को भी बचाए। प्रॉपर एक टिश्यू वगैरह यूज करे, एक रुमाल वगैरह रखे जिसको सामने रख के आप छींक वगैरह लें, आप खांसी वगैरह उस तरीके से करें। या मतलब कि अगर आपने नेजल डिस्चार्ज करना है किसी प्रॉपर जगह के ऊपर जाके करें, ताकि कोई दूसरा, फिर उसको करने के बाद आपको चाहिए कि आप प्रॉपर तरीके से अपनी हैंड सैनिटाइजेशन का ख्याल रखें। आप अपने हैंड वॉश करें साबुन के साथ बड़े अच्छे तरीके से, पानी वगैरह का, प्लेंटी ऑफ वाटर का इस्तेमाल करें। लेकिन ये हमने करना नहीं है और इस वायरस ने फैलते रहना है, एक से दूसरे, 2 से 4, 4 से 8। और उससे अगली जो इससे बड़ी बात यह है कि हमारी जो डाइट है वो कोई प्रॉपर नहीं है। आजकल तो माशाल्लाह महंगाई इतनी हो गई है कि गरीब बंदा एक एग भी नहीं परचेज कर पा रहा मार्केट के अंदर से, जो हालात हुए पड़े हैं। तो कैसे ये चीजें कंट्रोल होंगी? इनका जो आप देखो ना बैक सिनेरियो, इनका तल्लक गुर्बत के साथ भी है कुछ, जो मैंने मतलब कि थोड़ा सा स्टडी किया है, थोड़ा सा रिसर्च किया है। मैंने जो देखा है कि ना, ये ज्यादातर उन लोगों को ऊपर ये बीमारियां उन लोगों के ऊपर मुतासर, उन लोगों को पे असर करती हैं जो मतलब के माली फाइनेंशियली थोड़े वीक हैं। ये उन लोगों के अंदर मसला ज्यादातर आ रहा है। सर साहब, अभी आप बात कर रहे थे कि कुछ इसकी जैसे ही साइंस एंड सिम्टम्स अपीयर हों तो डॉक्टर को फौरन रिज्यू करें, जाके उनसे पूछें कि ये मतलब आम जुकाम है या फ्लू है। तो इसमें सर थोड़ा सा नाज़रीन की आगाही के लिए थोड़ा रोशनी डालें कि इसके साइंस एंड सिम्टम्स स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो जो फ्लू है इसके किस किस्म के हैं? ये देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये नाक के ऊपर असर करेगा। अब नाक के अंदर क्या होगा, इरिटेशन होगी, एक बार नाक से पानी बहना शुरू हो जाएगा, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज के अंदर राइनोरिया कहते हैं, ठीक है, मुसलसल। फिर कुछ दिनों के बाद वो जो वही जो वाटर जो डिस्चार्ज हो रहा है नाक के अंदर से, वही थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, वो ग्रीनिश येलो टाइप होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज क्या होती है, इसने गले के ऊपर असर करना है, गले के अंदर खराश करेगा, गले की रेडनेस जाके कर देगा, ठीक है, उसको स्क्रैची सी फीलिंग आनी शुरू हो जाएंगी। तीसरी बात इसने क्या करवानी है कि इन्फेक्शन है, फीवर आएगा आपको बॉडी के अंदर, आपका बॉडी का टेम्परेचर वो एलिवेट होना शुरू हो जाएगा। जैसे नॉर्मल टेम्परेचर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है, उसके बाद ये वाला 100 पे चला जाएगा, 101 पे चला जाएगा। तीसरी चीज, जब टेम्परेचर आएगा आपका तो क्या होगा कि आपके जिस्म के अंदर दर्दें होना शुरू हो जाएंगी, आपके मसल दुखना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फिर बॉडी के अंदर एक अनवेल फीलिंग सी आना शुरू हो जाएंगी, आप अनईज सा फील करोगे, ठीक है। ये सारी इसकी अलामात हैं। टोटली मतलब सोशल समाजी जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो गया जाती है डेफिनेटली। और वो जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में बात, और फिर ये इतनी गंदी बीमारी है, आप हर जगह पे खड़े होके कोई ऊपर को नाक कर रहा होता है, कोई नीचे को कर रहा है, मतलब आप बैठे हैं, आप बैठे दोस्तों में, आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे कहीं किसी जगह पे भी बैठ के। अब वो छींके हैं तो जाहिर है अगर ये फीलिंग है ऐसी, तो फैमिली के अंदर बैठे हुए आप छींक करें जब, तो वो अजीब सा एक मतलब आप अपने अंदर ही महसूस करते हैं।
वैसे भी आप सीधा लेट नहीं सकते, हर सेकंड के बाद नाक से पानी बह रहा है, आप उसको रब कर करके इधर भी ऊपर वाली साइड एक्सटर्नली भी उसके ऊपर जख्म होना शुरू हो जाते हैं। ऐसी है सर, नोज भी रेड सी होना शुरू हो जाती है। अभी आपने बताया कि ये मतलब नोज से फिर नीचे गले तक आता है, तो क्या ये भी मुमकिन है कि इससे नीचे चेस्ट, जैसे चेस्ट इन्फेक्शन हो जाना, कोई इस तरह का भी मामला इससे हो सकता है? डेफिनेटली यार, ये अगर मतलब कि ये जैसे हम समटाइम एक टर्म यूज करते हैं पोस्ट नेजल ड्रिप, या जिन्होंं कहते हैं कीड़ा गिरना, जी कीड़ा गिरता है आम जुबान में, या जुकाम कोई लगा लो आप, जुकाम अगर थोड़ा लंबा हो गया, नॉर्मली जो मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूं कि जो इसका ड्यूरेशन है, नॉर्मली जो पीपल, एक बंदा जिसने कॉमन कोल्ड हुआ है वो 7 से 12 दिन के अंदर रिकवर हो जाता है। जी। जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो 0 से लेके आप लगा लो 5 दिन तक है। ओके, ठीक है। उस दौरान ये बंदे के बॉडी के अंदर अपनी सिम्टम जाहिर करता है। अब इससे थोड़ा सा आगे जाता है, जैसे जुकाम छाती के अंदर गिरना शुरू होगा, क्या करेगा, ये निमोनिया भी करवा सकता है आपको, ठीक है। फिर दमे वाली अलामत आनी शुरू हो जाएंगी, छाती सांस के मसाइल, सीटियां बजना शुरू हो जाएंगी चेस्ट के अंदर से। और जब ये वाली कॉम्प्लिकेशन होना शुरू होती है ना, फिर ये जाके बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। फिर ये करता क्या है कि ये जानलेवा वाली साइड पे चला जाता है। बहरहाल अल्लाह ताला बचाए इन चीजों से। हाँ जी, बहुत डेंजरस जो है इसकी इंडिकेशन आप बता रहे हैं। लेकिन देखें, जो सांस का जब किसी पेशेंट को कोई मतलब जो कहाँ से नोज से शुरू हुआ, और वो तो समझेगा कि खुदा ना खासा कोई अस्थमा का प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो गया। देखिए सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है ना, ऊपर से लेके नीचे तक हमारा अपर आरटीआई है तो नीचे फिर अपर और लोअर आरटीआई, इसमें दो हिस्सों में बेसिकली जो कॉमन कोल्ड है वो क्या है कि अपर आरटीआई की बीमारी है, लोअर की नहीं है। जी, इसने ऊपर वाले हिस्से को मुतासर करना है, फिर ऊपर वाले से ही जारी बात है वही इन्फेक्शन ट्रेवल करता हुआ नीचे जाएगा बॉडी के अंदर। लोअर में तो पाथ तो एक ही है ना, कनेक्टेड है, ठीक है। उसको डिवाइड अगर 2 पोर्शंस में किया, ये अपर लोअर, पर उसमें डिवाइड इस वजह से किया कि दोनों की जो अलामत है वो थोड़ी सी एक दूसरे से थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन रूट एक है, पाथ एक है, तो जाहिर है उसने ट्रेवल करना है जब भी। तो सब इसमें जो कॉमन जो वायरस आप बता रहे थे, वो इन्फ्लुएंजा वायरस जो है उसी का रोल है मेनली, क्या बुला है, क्या चीज है? इन्फ्लुएंजा जो कॉमन कोल्ड से थोड़ा डिफरेंट है, इसकी 2 टाइप्स हैं, ए और बी। ये स्ट्रेन टाइप है, जैसे आपने HN1, HN2, H5N ये सारे सुने होंगे, कुछ बर्ड से आते हैं, ठीक है, कुछ ह्यूमन से, ऐसे करके डिफरेंट से आते हैं। लेकिन जो इसका जो पीरियड है ना, ड्यूरेशन, वो 1 से 3 दिन के अंदर अंदर बंदे को अफेक्ट कर लेता है, लेकिन ये थोड़ा सा डेंजरस है उस दौरान से। और अलामत की अगर बात करो तो अलामत दोनों की मिलती जुलती हैं, इसमें भी सेम ही फीवर वगैरह आएगा, आपको बुखार हो रहा है, जिस्म में दर्दें हो रही हैं, नाक बह रहा है, गला खराब हो गया, ये सारी कॉमन सी अलामत हैं इसकी। ओके, ये इन्फ्लुएंजा की भी। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया। तो यहाँ पर वक्त होगा छोटी सी ब्रेक का, तो नाज़रीन ब्रेक का वक्त है, तो गुफ्तगू का सिलसिला बहुत ही आगाही प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यू है, तो प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज हम बात कर रहे थे कि फ्लू क्या है और इससे हम जो आइंदा आने वाला हमारा सर्दियों का सीज़न है उसमें कैसे बचा जा सकता है, जिसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे थे डॉक्टर रासिब इंतज़ार साहब के साथ। तो हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो डॉक्टर साहब दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये जो फ्लू है ये ज़्यादा किस एज ग्रुप में कॉम्प्लिकेशंस और शदीद जो कॉम्प्लिकेशन की शिद्दत है किस एज ग्रुप के लोगों को में हो सकती है? वैसे तो यार इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, ये हर एज के बंदे को अफेक्ट करता है नॉर्मली, ठीक है। ओके। जो सबसे ज्यादा मुतासर होते हैं वो ओल्ड एज और एक जो है एज आपकी बिल्कुल यंग एज जो है, बचपना, इन्फेंट्स वगैरह, चिल्ड्रन वगैरह, ये वाले। अगर सर हम बोलें अप टू कितनी एज मैक्सिमम? लेके 10 साल, 0 से लेके 1 ईयर या 10 ईयर तक जो बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती है। फिर आगे आप चले जाएंगे ओल्ड एज के अंदर, जैसे आप 40 क्रॉस करते हो, 50 वाले, 60 वाले, ये बड़े मुतासर होते हैं। मतलब ये निज़ाम में कुदरत है।
अल्लाह ताला ने ना इंसान के हाथ में सिर्फ एक एज रखी हुई है जिसमें बड़ा अकड़ अकड़ के चलता है, जवानी कहा जाता है। तो उसी के अंदर बंदे की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। ओके, जब आप छोटे होते हो तब भी इम्यूनिटी कम होती है, और वायरस आता ही पकड़ता ही उस बंदे को जिसकी इम्यूनिटी कम होती है। एक बात, और फिर ओल्ड एज की जैसे जैसे आप बुढ़ापे की तरफ बढ़ते जाते हो, आपकी इम्यूनिटी कम होगी, तो फिर वायरस ने पकड़ना किसको? ओल्ड एज वाले बंदे को पकड़ेगा। उनकी भी इम्यूनिटी वीक है, उनकी भी इम्यूनिटी वीक जाएंगे है। तो अब जो बड़ा बंदा है, जैसे मैंने पहले बताया था कि वो एक साल में 2 या 3 मरतबा उसको कॉमन कोल्ड वगैरह कैच करेगा। जो बच्चों में आपने देखा होगा कि अक्सर वो बार बार होता है, रिपीट होता रहता है, इसकी एपिसोड आती है। जैसे वालदा कोई भी आया ना कोई पेशेंट, तो उसकी वालदा बच्चे क्या कह रही थी, डॉक्टर साहब अभी 10-15 दिन तो पहले मैं इसको मेडिसिन लेके गई थी, आज फिर यही मसला हो गया। लेकिन उस बेचारी को तो नहीं पता कि इसके पीछे बिहाइंड द सिनेरियो क्या सीन है, ठीक है ना, बिल्कुल। कि वो तो ये समझ रही होती है कि मतलब कि अभी तो मेडिसिन लेके गई थी तो अभी फिर हो गया हुआ है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि बच्चे की इम्यूनिटी कम है। बच्चा लेता क्या नॉर्मली मदर फीड पे होता है ना, तो वो कोई बड़ी मरगूब ग़िज़ाएं खा रहा होता है कि जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी बड़ी डेवलप हो जाए। यही है कि 5, 6, 7 साल की एज तक तो जो पेरेंट्स ने मतलब जो भी जैसे भी बच्चे, क्योंकि उसका अपना जो मिजाज है, उसकी जो एक अंदाज बच्चे के अंदर डेवलप होता है, वो तो टीन एज में जाके होता है ना। फिर मैंने 10 साल तक क्यों कहा कि उसमें थोड़ा सा बच्चा ना इतना अवेयर नहीं होता, उसे नहीं पता मैंने क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे कपड़े पहनने हैं। वालिदैन की स्वाबदीद पे है, वो वालिदैन की स्वाबदीद पे जितनी आप केयर कर लोगे उतना बच्चे को बचा लोगे, बिल्कुल बचा लोगे। अगर आप बड़ी अच्छी केयर करोगे, अगर वालिदैन बड़े वेल एजुकेटेड हैं तो उन्हें पता है कि बच्चे को इस सीजन में क्या देना चाहिए, जी जी, किस तरह के कपड़े पहनाने चाहिए, किस तरह के शूज पहनाने चाहिए, ये सारी चीजें इससे रिलेटेड हैं। ये नाज़रीन के लिए मैसेज ये है, खास तौर पर बच्चों के लिए जो भी एहतियाती तदाबीर हैं वो पेरेंट्स ने ही स्टेप लेना है। एग्जैक्टली और उनकी सफाई सुथराई का खास ख्याल रखेंगे, क्योंकि सफाई तो वैसे भी निस्फ़ ईमान है, जितना साफ रखेंगे उतना आप इस तरह की मर्ज से बच्चे को बचा लेंगे। बहुत खूबसूरत बात की आपने, अत्तहुर शत्रुल ईमान, कि जो है वो सफाई निस्फ़ ईमान है। तो जाहिर है इम्यूनिटी का भी सफाई सुथराई के साथ भी बहुत अहम ताल्लुक है। जितने साफ सुथरे माहौल में हम रहते हैं, जितना साफ सुथरा हम खाते पीते हैं, चाहे वो बहुत अच्छे लेवल की ग़िज़ा ना हो। एक और बात है, सफाई से मुराद ये नहीं कि सिर्फ आपने अच्छे कपड़े पहन लिए, आपने नहा लिया, अपने गिरदो नवा मोहल्ले को भी, वही सबको अर्ज कर रहा हूँ कि जैसे अच्छे माहौल में आप रहते हैं, जितना अच्छा और साफ सुथरा आप खाते पीते हैं, जाहिर है इम्यूनिटी में उतना ही उसको इंक्रीज करने में। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये फैलता कैसे है, ग्रो कैसे करता है? जैसे अभी आपने बताया था कि ये एक बंदे से दूसरे बंदे को, दूसरे से फिर तीसरे को, इसी तरह से ये मुआशरे में फैलता है। एक बंदा कैरी करता है वो 2-4 लोगों को, और तो ये कैसे फैलता है? यार अगर देखा जाए ये वाला जो है ना, जैसा मैंने पहले अर्ज किया था, ये वही है कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, कि जैसे कोई बंदा कफिंग करेगा, स्नीज करेगा, नाक को की सफाई करेगा, नीचे जाएगा, वो एयर के अंदर ये चले जाएंगे ड्रॉप्स इसके। ओके, जब जाएंगे वो एक बंदे से, जारी बात है आपने सांस तो इनहेल करना ही करना है, लेना ही लेना है फिजा के अंदर। बिल्कुल, फिजा आपके इर्द गिर्द जहाँ पे आपने इधर फॉर एग्जांपल के छींक ली है, तो इधर का एनवायरनमेंट तो आपने आलूदा कर दिया, इधर आप मेरे पास खड़ी हुई दूसरा बंदा, उसको चला गया, जी जी, नाक साफ किया आपने, प्रॉपर उसको वॉश नहीं किया हैंड को, आपने फॉर एग्जांपल किधर से मोबाइल फोन को टच किया, टेबल को टच किया, कीज को टच किया, दूसरी तीसरी चीजों को जो जो लगेंगी आपने वायरस फैलाते जा रहे हो। वो नेकेड आई से तो नजर नहीं आ रहा ना, बेसिकली वो तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो आप लगाते जा रहे हो और वो फैलता जा रहा है। इसका तरीका वारदात ये है कि फिजा के अंदर फैल रहा है वायरस, और एक से दूसरे को, दूसरे को तीसरे को, तीसरे से चौथे बंदे को जा रहा है इन्फेक्शन। इसी तरह से सर स्कूल कॉलेजेस में भी देखेंगे, जैसे डेफिनेटली जिधर हजूम ज्यादा होगा उधर हर बंदा, हर दूसरा बंदा मुतासर होगा। शॉपिंग मॉल्स हैं, तो मतलब बाजार हैं, हर जगह पर फिर इस तरह से मतलब एक बंदा अगर वहाँ घुस गया वो 4-5 लोगों को इफेक्टेड कर देगा, जहाँ पर वो जाएंगे फिर वो। तो सर इसकी एहतियाती तदाबीर क्या है, प्रिवेंशन क्या है इसकी, कैसे बचा जा सकता है इससे? फिर इससे सबसे बचने का तरीकाकारी ये है कि एक तो अपने पास रुमाल या टिश्यू या मास्क वगैरह रखें, एक तो इसको प्रॉपर जब सफाई करते हैं टिश्यू को प्रॉपर डिस्पोज करें किसी जगह पे जाके, ठीक है। फिर जैसे ही आपने नाक की सफाई की, आपको चाहिए कि फिल फोर आपने अपने हैंड वॉश करने हैं साबुन के साथ बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है, 20 सेकंड के लिए, कम से कम 20 सेकंड के लिए अच्छी तरह अंदर बाहर से रब करके फिर आपने जो है ना किसी दूसरी चीज को टच करना है।
ठीक है, छींक लेनी है तो प्रॉपर आगे कोई चीज रखें, जी जी, ठीक है, फिर छींकें, कवर करें, अच्छी कवर करें, ठीक है ना। ऐसे ही आपने दूसरों को भी बचाना है। फिर तीसरी चीज ये कि आपने अपना फ्लूइड लेवल बड़ा अच्छा रखना, इनटेक प्लेंटी ऑफ वाटर, ठीक है, दिन के अंदर थोड़ा हॉट वाटर ले लें, वो ज्यादा अच्छा है, थोड़ा नीम गर्म पानी जिसको बोलते हैं, ओके, वो लेंगे आप तो वो ज्यादा अच्छा है कि उससे ये कि आप दूसरे लोगों को भी बचा रहे हो, ठीक है। फिर वार्म क्लोथ वगैरह पहन के रखें आपने, ठीक है, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज ये है कि अगर बुखार वगैरह आ रहा है साथ आपने उससे मिलती पैरासीटामोल वगैरह या कोई एंटी एलर्जिक ड्रग वगैरह साथ लेते रहें, ताकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी बना रहे और आप बीमारी के साथ लड़ते रहो। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये एक वायरल है, वायरस से ही जो ये फैलता है ना, तो एंटी वायरल जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी थोड़ी वजाहत करें कि वो इसमें कहाँ तक उनका रोल है, इसकी रोकथाम के लिए, इससे क्योर के लिए, और वो कब लेनी चाहिए, किस वक्त वो स्टार्ट करनी चाहिए, आपको शक हो कि मुझे फ्लू है, या कि जब तक इसको कंफर्म ना हम कर लें। या देखिए मोस्टली जितने भी वायरल इन्फेक्शन है ना वो सेल्फ लिमिटिंग है, वो खुद ब खुद ही उनका एक ड्यूरेशन होता है, जैसे मैंने बताया कि 7 से 12 दिन के अंदर अंदर ये खत्म हो जाता है। जी जी, ये खुद ब खुद ही गायब होना शुरू हो जाती हैं इसकी अलामत, वायरस खत्म हो जाता है बॉडी के अंदर से। हाँ, एंटी वायरल ड्रग का जहां तक तल्लक है, इनका सिग्निफिकेंट रोल है। इससे हम ये कर सकते हैं कि जब हम लेते हैं तो इससे इसका ड्यूरेशन को कम कर देते हैं, इसके ड्यूरेशन में खातरख्वाह फर्क आ जाता है खासा। तो जो एक लॉन्ग टर्म चलना है, अगर हम एंटीवायरल तो उसमें जरा उसका ड्यूरेशन शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन इसने अपना टाइम जो है वो एक लेना है। अगर आप नई भी मेडिसिन लोगे या आपको बड़ी सीवियर किस्म की सिम्टम्स आ गई है ना, तो फिर उस कंडीशन के अंदर हम लोग एंटीवायरल चला देते हैं ताकि इसको दूसरी तीसरी बीमारियों से भी बचाया जा सके बंदे को। एक तो उसका ड्यूरेशन कम कर देते हैं, जी जी, ठीक है, तो बंदा रिकवरी की तरफ जल्दी चला जाता है ताकि वो दूसरी बीमारियों से भी बच सके। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने भी पहले बताया था कि ये आहिस्ता आहिस्ता पहले गले में जाता है, फिर चेस्ट और फिर फीवर, फिर ये टाइफाइड में भी मुब्तला कर सकता है पेशेंट को। तो क्या टाइफाइड में तो मुब्तला नहीं करेगा, मतलब चेस्ट वो भी थोड़ा सा आपने डिस्कस किया था कि वो फीवर जब आएगा तो चेस्ट इन्फेक्शन जब होता है तो वो, अच्छा एनीवे आप ये बताइएगा कि जो आम एक जुकाम है, जो आम जुकाम, तो क्या वो भी इस कदर इंसान को मुतासर कर सकता है, गला खराब फिर चेस्ट खराब, आम जुकाम और फ्लू इसमें डेफिनेटली कर सकता है, आम जुकाम भी ये सारा कुछ। और इसमें एक और बात है कि जो स्मोकर हैं वो ज्यादा मुतासर होते हैं सिगरेट पीने। अच्छा, सिगरेट पीने वाले वो ज्यादा, मैं अपने नाज़रीन को बताना भूल गया था पहले क्वेश्चन में, जैसे आपने बताया जो सिगरेट पीने वाले हैं, जी जी जी, उनको वो ज्यादा पकड़े जाते हैं इस मर्ज के अंदर, क्योंकि उनका इम्यूनिटी भी थोड़ा कम होता है, दूसरा वो इनहेल कर करके स्मोकिंग, हाँ जी, एक तो वो है बड़ी बुरी चीज है स्मोकिंग, दूसरा ये कि जब आप कर रहे होते हो तो आप ढेर बीमारियां अपने अंदर ले रहे होते हो। तो ये किस किस्म की बीमारियां हैं जो इसके अलावा, ये तो चले इफेक्टेड हो गए, और किस किस्म की बीमारियां हैं जो हैं वो? यार अगर सिगरेट की बात की जाए ना, जो सिगरेट बंदा पीने, इसमें ये तकरीबन 40 से ज्यादा किस्म की बीमारियां जो है ना वो दे सकता है एक बंदे के अंदर, बंदे को दे सकता है। इसमें 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्सिनोजेंस हैं जो मुख्तलिफ कैंसर काज करते हैं बंदे के अंदर। सिगरेट इतना खतरनाक है। एग्जैक्टली, ठीक है, अगर हम ऊपर से शुरू करें ना, मुंह के कैंसर से लेके फिर खुराक की नाली वाला, फिर मैदे का, आंत का, ठीक है, मल्टीपल काजेस ऑफ कैंसर, हाँ जी, ये एक सिगरेट की वजह से ये इतनी खतरनाक है। और दूसरा ये कि जो आपकी नॉर्मल स्ट्रक्चर है फेफड़ों की, ये उसको तबाह कर देती है। जो एक लेयर होती है नॉर्मली एपिथेलियम्स वगैरह, उसको सारे को डिस्ट्रॉय करेगा। ओके, फिर आपके फेफड़ों के अंदर इतनी सख्त नहीं होती कि आप जो अंदर म्यूकस वगैरह, जो बलगम वगैरह पड़ी, उसको निकाल के बाहर फेंक सके। ये है। तो सर देखें कि आप बता रहे हैं कि जब ये फ्लू होता है तो जैसे अभी मैं दोबारा डिस्कस कर रहा था कि वो नीचे चेस्ट तक भी आता है, तो जाहिर है कि जो एक बंदा सिगरेट पी रहा है, तो आप बता रहे हैं कि वो ऑलरेडी इफेक्टेड है, तो अगर खुदा ना खासा उसको साथ में फ्लू भी हो गया और वो इस लेवल तक चला गया कि वो चेस्ट तक पहुंच गया, तो साथ ही तो लंग्स हैं यार। डायरेक्ट सिगरेट का तो डायरेक्ट तल्लक है ही लंग्स के साथ, वही ना, तो ऊपर से फ्लू का भी अटैक हो गया
तो इसकी कॉम्प्लिकेशन है ना, कॉम्प्लिकेशन में यही बात, ये आपको सीओपीडी, सिगरेट पीने वाले बंदे को सबसे ज्यादा क्या होता है, सीओपीडी होती है, उसको सांस के मसाइल आते हैं, दमे वाली अलामत आनी शुरू हो जाती हैं उसके अंदर, ठीक है, निमोनिया करेगा आपको, फिर ब्रोंकाइटिस करेगा, राइट, ये फ्लू की वजह से। साथ में एक आप स्मोकर और ऊपर से आप ये वाला फ्लू वगैरह हो गया, तो आपके अंदर डेफिनेटली अगर ये अनट्रीटेबल रहा तो ये आपके अंदर बीमारियां करेगा ही करेगा, ये सारी की सारी जाके। सिगरेट आप एक 15-20 साल से पी रहे हो तो डेफिनेटली आपको सीओपीडी होनी है। एग्जैक्टली, ठीक है ना, आपके लंग का स्ट्रक्चर ही तबाह हुआ पड़ा है सारे का सारा। आपने इतनी एक दिन के अंदर 12-12, 20-20 सिगरेट आप पी रहे हो, सर 2-2 पैक लोग पी जाते हैं ऐसे, एग्जैक्टली। और जब 10, 12 या 15 साल के अरसे तक आप लगातार पी रहे होते हो तो आप मतलब कि इससे बच नहीं सकते, आपको ये होना ही होना है। तो सर ये जो आपने सारी रोशनी डाली है, जो हमारे दोस्त सिगरेट पीते हैं, तो मेरी गुजारिश ही कर सकता हूँ कि ये चीज़ों को देखें, समझें। आप भी जाहिर है किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बाप भी हैं, शोहर भी हैं किसी के, आपके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सर इसके साथ साथ एक अलमिया और भी है ना हमारे माशरे में, एक पान का भी एक बहुत ट्रेंड है। पान के अंदर भी बहुत सारी सौगात है, उसमें तो तंबाकू है जस्ट, तो पान के अंदर भी बहुत सारी सौगात है, उनके लिए भी कोई मैसेज दे दें। यार ये तो पूरा ही एक सैंडविच टाइप बना, छोटा सैंडविच ही बना के मुंह के अंदर रखा होता है जिसमें मल्टीपल, इसके टबैको तो इसके अंदर भी यूज हो रहा है। एग्जैक्टली, सिगरेट में तो जस्ट तंबाकू है, हाँ जी, इसमें तो उसके साथ पता नहीं और क्या क्या है। डेफिनेटली इसके अंदर मल्टीपल, ये भी जाके आपके मुंह के कैंसर का बायस बनता है। तो नीचे भी सारा हुई, नीचे भी जब आप एक सलाइवा सारे का सारा अंदर लेके जाते हो, कुछ लोग तो लेके ही सारा के सारा सलाइवा अंदर लेके जा रहे होते हैं, वो जाके आपके मैदे को भी हिट कर रहा होता है। फिर आपको बेशुमार GERD टाइप सिम्टम्स आनी शुरू हो जाती हैं, जो मैदे की बीमारी है। अक्सर नहीं कह रहे कि लोग कहते हैं मेरे इधर बोझ पड़ा हुआ है, जी जी। अब तो लेकिन हमारा टॉपिक ये है कि कॉमन कोल्ड के ऊपर है, तो लेकिन ये किसी और दिन डिस्कस करेंगे। जी श्योर सर। लेकिन ये है कि इसके हवाले से भी मतलब जो डिस्कस हुआ था थोड़ा सिगरेट के हवाले से। एनीवे सर, अब ये बताइएगा कि ये सिगरेट के जो आदी लोग हैं, कोई ऐसा उनको आप गाइड करेंगे कि वो सिगरेट से छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं? ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। सिगरेट के आदी यार, एक सबसे पहले जो चीज है ना, किसी चीज को आपने तर्क करना है, छोड़ना है, उसके लिए आपकी विल पावर का होना बड़ा जरूरी है। जितनी स्ट्रांग आपकी विल पावर होगी ना, उतनी जल्दी आप क्विट कर जाओगे। इंसान के मतलब तो मैं ये कहता हूँ कि अगर वो मतलब कि छोड़ना चाहे तो वो सांस लेना भी छोड़ देता है। जी ठीक है, सिगरेट तो बहुत छोटी सी बात है। एग्जैक्टली। दूसरी चीज कि अगर फिर भी बंदा ये कहता है कि नहीं यार मैं रह नहीं सकता, मुझे निकोटीन चाहिए ही चाहिए हर हाल में, जी जी, तो इसके लिए तो निकोटीनिक गम्स आई हुई है मार्केट के अंदर, ठीक है, जी जी, लोजेंजेस, टैबलेट, पैचेस वगैरह आए हुए हैं, ठीक है। फिर आगे फिर अगर इससे भी जान आपकी नहीं छूटती, फिर मेडिकल थेरेपीज हैं डिफरेंट टाइप्स की, वो तो फिर आपको एक प्रॉपर हॉस्पिटल के अंदर एक सुपरविजन, किसी डॉक्टर की सुपरविजन में लेनी पड़ती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक अच्छा तरीकाकारी है कि लोजेंजेस वगैरह जो कैंडी टाइप, कैंडी फॉर्म में आती हैं, आप अपने मुंह में रखो, जी जी, ठीक है, थोड़ी अपनी एक्टिविटी को चेंज करो। तीसरी चीज है कि निकोटीनिक गम्स वगैरह मिल जाती हैं मार्केट के अंदर, अब तो बड़ी इजीली अवेलेबल हैं हर जगह के ऊपर। आप वो लेके जब सिगरेट की तलब हो तो आप एक मुंह के अंदर डाल के उसको चबाता शुरू कर, कुछ अरसा गुजरेगा तो आपकी आदत कम होना शुरू हो जाएगी टाइम के साथ साथ। ये एक बड़ा अच्छा तरीकाकार है इसको छोड़ने का। नहीं तो दूसरी तरफ तो है, अगर फिर भी नहीं छोड़ते तो तीसरी चीज हॉस्पिटल का बेड है। जी, कभी ना कभी सांस खराब होगा और आप लेटे होगे, ऑक्सीजन लगी होगी, फिर ये सोच रहे होंगे कि मैं क्या करता रहा। मैं डराना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि आगाही है कि आपको समझ की बात। हाँ जी, समझ की बातें हैं, हमारी तो कोशिश ही है। हाँ जी। anyway, अच्छा सर, फ्लू के साथ सांस का भी राब्ता होता है, वो एक आता है ना, सांस भी इफेक्ट हो जाती है। एक किसी इंसान को कोई सांस का कोई आम मामला भी हो सकता है, और एक बंदा इफेक्टेड होता है फ्लू की वजह से सांस के किसी मसले में। तो इसमें नाज़रीन कैसे फ़र्क कर सकते हैं कि ये फ्लू की वजह से सांस का मसला या ये कोई आम सांस की प्रॉब्लम है? नहीं यार, इसमें नाज़रीन को फ़र्क करने की ज़रूरत नहीं, इसमें डॉक्टर फ़र्क करेगा। एग्जैक्टली, ठीक है, डॉक्टर को बताओ, डॉक्टर बड़े अच्छे तरीके से समझ आते हैं कि ये मतलब कि बंदे को पुराना एस्थमा है या अभी रिसेंटली कोई, जब हम लोग हिस्ट्री ले रहे होते हैं किसी भी पेशेंट की, ठीक है, उस टाइम पे आइडिया हो जाता है। अब एक बंदा आके आपको बता रहा है कि जी मुझे 4-5 दिन पहले से ये फ्लू वगैरह लगा हुआ है,
जी जी। अब उसके बाद उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री पे भी जाता है डॉक्टर के, भाई क्या आपको पहले कोई दम्मा वगैरह तो नहीं है, या बचपन से, या कोई एजमेटिक हिस्ट्री कोई इसकी नॉर्मली। अब ना ये फिर कुछ चीजें सीजनल भी आती हैं, जैसे समर का सीजन होगा आपका, ठीक है ना, उसमें क्या होगा कि पोलन एलर्जी वगैरह, उसकी वजह से आपका सांस खराब होना, एलर्जिक जिसको एस्थमा बोलते हैं, ठीक है। तीसरी चीज ये होती है कि अब ये कॉमन कोल्ड की वजह से, जैसे आपका जुकाम मसलसल गिर रहा है आपके फेफड़ों के अंदर, उसकी वजह से वीज वगैरह आने शुरू हो जाती है, फेफड़े में तासर होना शुरू, उसमें बड़ा आसानी से डॉक्टर जो है ना वो फर्क कर लेते हैं नॉर्मली, ठीक है। एक तो बंदे को है ही एस्थमा है, उसको कई सालों से है, तो उसका तो इस मौसम के अंदर तो सांस खराब होना ही होना है, क्योंकि कोई एलर्जन की वजह से, या किसी फूड की वजह से, या समहाउ कोई फॉरेन पार्टिकल ऐसा जिसने इफेक्ट करना है, तो उसको मसला होना है, और वो सांस की खराबी के साथ आएगा ही आएगा। जी जी, ठीक है ना। तो इसमें कोई फर्क करना इतना ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, बस डॉक्टर से आके आप शेयर करें। हाँ जी, साइन सिम्टम जो भी आपके आ रहे हैं, तो डॉक्टर खुद ही जो है इसका कंक्लूजन निकाल। जो ये वाला सांस खराब होना होता है, ये तो सडन ऑनसेट है ना आपका। जी जी, आपको इससे पहले कोई सांस की बीमारी नहीं है, और आपको फ्लू है जस्ट, और विद इन 2-3 डेज या 4 डेज के अंदर अंदर आपके सांस के साथ सीटियां बजना शुरू हो गई हैं। ये फ्लू की, ये आप कॉम्प्लिकेशन कह सकते हैं, इसकी पेचीदगी कह सकते हैं। ओके, ठीक। चल डॉक्टर साहब, आपने ना बताया कि बच्चों के लिए तो कुछ पेरेंट्स कुछ इकदाम कर सकते हैं कि उनको, लेकिन थोड़ा सा रोशनी ये डालें कि जो बुजुर्ग हैं 40+, वो क्या एहतियाती तदाबीर, लास्ट पे ज़रा थोड़ा रोशनी डाल दें इसके ऊपर भी, कि क्या एहतियाती तदाबीर वो इख्तियार करें कि वो भी इस फ्लू के मामले से बच सकें। यार इसमें सबसे बचने का अच्छा तरीकाकार ये, एक तो जो बुजुर्ग लोग हैं उनको स्पेशली चाहिए कि थोड़े से गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें। ठीक है। दूसरा एक सफाई सुथराई का बड़ा अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए, अपने हैंड वगैरह वॉश करने चाहिए, हाथ पाँव अच्छे तरीके से, ठीक है। अपने गिरदोनवा को साफ सुथरा रखना चाहिए। दूसरा वाटर का इस्तेमाल, जो हॉट वाटर लें, कोल्ड वाटर का इस्तेमाल बिल्कुल तरक कर दें। उसमें कॉफी चाय यूज कर सकते हैं। हाँ जी, कहवा वगैरह कुछ, कहवा वगैरह, नीम गर्म दूध वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अंडे की सफेदी वगैरह का इस्तेमाल करें, इम्यूनिटी इंक्रीज हो। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको कोई ऐसा वैसा इशू नहीं है, तो आप मतलब कि बड़ी अच्छी हेल्दी ग़िज़ा जैसे मटन वगैरह ले लें, या ठीक है, या सूप वगैरह बना के इस्तेमाल कर लें। ये सारी चीज़ें जो है ना, जो घरेलू टोटके हैं, आपको सारी की सारी आपको इस चीज़ से बचाएंगी। जितना आप अपनी बॉडी को वार्म रखेंगे ना, उतना आप फ्लू से बच सकेंगे। आपने अक्सर देखा होगा, इधर मैं बताता चलूँ कि जो इंसान का बायोलॉजिकल क्लॉक है, सर्केडियन रिदम, इसमें होता कि आपने कभी नोट किया होगा कि जब आप रात के टाइम पे एसी वगैरह, मैं कर रहा हूँ समर की बात, एसी वगैरह ऑन करते हो आप, जी जी, तो रात का एक पहर ऐसा आता है जिसके अंदर आपको एसी वगैरह बंद करना पड़ता है। वो टाइम क्या होता है कि 4 से लेके आप 6-7 बजे तक बड़ा ठंड का, इवन के है सारे का सारा वो समर है, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन उस दौरान क्या होता है कि आपका बॉडी टेम्परेचर बड़ा लो हो जाता है। इसी तरह आपको इस टाइम के, स्पेशली विंटर के अंदर भी, इस टाइम के अंदर अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से डांप के, आप नमाज के लिए जा रहे हो या कोई और काम के लिए जा रहे हो, बड़े अच्छे तरीके से डांप के अपने आप को जाए, ताकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज ना हो, और ना ही आप आपको ये वायरस पकड़ सके। राइट सर, बहुत शुक्रिया, बहुत ही कीमती गुफ्तगू आपने की, और हमारे नाज़रीन के लिए आपने बहुत काम की जो है वो तरकीब, कैसे हम बच सकते हैं फ्लू से, आपने आगाही जो है वो प्रोवाइड की। इसके लिए बहुत शुक्रिया लास्ट पे भी अगेन कि आपने टाइम भी निकाला। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आज के इस प्रोग्राम में आपने बहुत सी काम की चीज़ें सीखी होंगी जो आपको आइंदा सर्दियों के सीज़न में काम आएंगी। तो आइंदा इंशाल्लाह हम फिर एक नए अच्छे से टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपका मेज़बान डॉक्टर शफकत हुसैन आपसे इजाज़त चाहता है। खुदा हाफिज़।